बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स कि मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशंस कैसे होती है। यानी हम जानदारों के बारे में पढ़ रहे थे कि जानदार कैसे ख़ुद को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। अब हम इन्वायरमेंट्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इन्वायरमेंट हैं, उनमें कौन कौन से जानदार रहते हैं और वो किस तरह ख़ुद को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सबसे पहला जो इन्वायरमेंट हमारे पास आ जाता है वो मरीन है। मरीन का वर्ड जब भी जहन में आए आप लोगों को जहन में होना चाहिए कि इसका मतलब है ओशंस एंड सीज़। इन जितने भी हमारे समंदर हैं, वो जितना भी वो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है समंदर के अंदर, जितना भी पानी है उसको हम एक मरीन इन्वायरमेंट के तौर पर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने दो कैटेगरीज पढ़ाई थी ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में कि दो तरह के होते हैं एनिमल्स, जिसको ऑस्मो कन्फॉर्मर्स भी बोलते हैं और दूसरे नंबर पर ऑस्मो रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। तो सेम इसी तरह मरीन इन्वायरमेंट्स के अंदर भी दो तरह की कैटेगरीज़ वाले एनिमल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरे हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स बताया था स्टूडेंट्स आपको मैंने कि नहीं वो जानदार जिनकी इंटरनल बॉडी सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है या इंटरनल बॉडी जो फ्लूइड होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से आइसोटोनिक होता है, सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आती। तो मज़ीद इसको पढ़ भी लेते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स मरीन्स के अंदर कौन कौन से आते हैं। मरीन्स के अंदर ऑस्मो कन्फॉर्मर दो तरह के हैं, जिसमें वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव वर्टेब्रल कॉलम विच हैव बैकबोन, उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स में जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं वो हमारे पास हैगफिश आ जाती है, एग्जांपल में बताया था जब अब मैंने डेफिनेशन की थी। फिर दूसरे मरीन क्रैब्स आ जाते हैं, समंदर के अंदर जो केकड़े वगैरह हैं, ये क्या हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। यानी इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है ना, इनकी बॉडी के जो इंटरनल फ्लूइड कंडीशन है वो आइसोटोनिक रहती है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ मरीन। तो नेक्स्ट हम देखें कि ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं मरीन के अंदर, और चूँकि वो रेगुलेटर हैं वो किस तरह एडजस्ट करते हैं वाटर एंड सॉल्ट्स को अपनी बॉडी इंटरनल बॉडी के अंदर। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स में जो एग्जांपल्स आ जाती हैं वो है एक तो कार्टिलेजिनस फिशेस, यानी ऐसी मछलियाँ जिनकी बॉडी ज़्यादातर कार्टिलेज पर मुश्तमिल होती है। कार्टिलेज बोन की एक टाइप है जो नरम होती है, सॉफ्ट होती है। फिर नेक्स्ट कौन सी आ जाती हैं, बोनी फिशेस, यानी जिनका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, स्केलेटन है, वह ज़्यादातर बोन्स पर मुश्तमिल होता है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस ये दोनों हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स में आ जाती हैं। अब ये दोनों फिशेस जो दोनों टाइप्स हैं ये किस तरह मरीन के अंदर अपने इंटरनल बॉडी फ्लूइड को एडजस्ट करती हैं, उसके लिहाज से इनकी अडाप्टेशन है। सबसे पहले अडाप्टेशन है, इसके लिहाज से दो कैटेगरीज़ है, यानी वो फिशेस जिनकी बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा, वो किस तरह रेगुलेट करेगी, किस तरह एक्सेस साल्ट को बॉडी से रिमूव करेगी ताकि अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखें। तो सबसे पहली अडाप्टेशन है उन फिशेस में जिनकी बॉडी के अंदर साल्ट एक्सेस होता है। तो वो क्या है, किस तरह अडाप्ट करती हैं कि सेक्रीट एक्सेस साल्ट, वो बॉडी के अंदर जो एक्सेस साल्ट होगा उनको सेक्रीट करेंगी, और सेक्रीट करने के लिए अल्लाह ताला ने उनके अंदर कुछ आर्गन्स रखे हुए हैं। सबसे पहले किडनीज़ आ जाता है, वो एक्सेस साल्ट किडनीज़ के थ्रू रिलीज़ कर सकती हैं, मेंटेन करती हैं बॉडी के साल्ट वाटर एंड साल्ट्स को। सेकंड बेस पे आ जाता है उनके अंदर गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू भी वो एक्सेस साल्ट को रिलीज़ करती हैं। और थर्ड नंबर पर उनके अंदर स्पेशल अल्लाह ताला ने ग्लैंड्स रखे हैं, उन ग्लैंड्स को हम ब्रेक्टल ग्लैंड्स बोलते हैं, जिनके ज़रिए वो एक्सेस साल्ट को रिलीज़ करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर रेक्टल ग्लैंड्स। तो दीज आर द ग्लैंड्स विच आर फाउंड इन ऑस्मो रेगुलेटर फिशेस नोन एज कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनिस फिशेस। दे हेल्प दी फिशेस टू रिमूव एक्सेस सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास वो फिशेस आ जाती हैं जिसमें साल्ट उनकी बॉडी के अंदर लो होता है, रिलेटिवली लो होता है। अब रिलेटिवली का मतलब क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, यानी ऐसी फिशेस जिनकी बॉडी के अंदर साल्ट क्या है, बहुत लो है। लो का मतलब क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट ज़्यादा है, इनकी बॉडी के अंदर साल्ट कम है, तो पानी इनकी बॉडी के अंदर से बाहर जाएगा साल्ट की तरफ के, क्योंकि वाटर हमेशा सोल्यूट लवर होता है, तो इनको वाटर डेफिशिएंसी का सामना होता है।
तो इनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर इतना साल्ट रखें कि वो सराउंडिंग के लिहाज से ज़्यादा हो। सराउंडिंग जो इनके अंदर सराउंडिंग वाटर है, जो इनकी बॉडी के इर्द गिर्द वाटर है, उसके लिहाज से उसकी बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा हो ताकि पानी इनकी बॉडी से बाहर ना निकले। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स को रिटेन करके रखते हैं यूरिया की फॉर्म में। रिटेन का मतलब अंदर रखते हैं, सेव करके रखते हैं, बरकरार रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते, एक्सक्रीट नहीं होने देते, ताकि उनकी बॉडी के अंदर इतना साल्ट हो कि वो सराउंडिंग से कंपेयर किया जा सके और पानी बाहर इनकी बॉडी से ना जाए। नेक्स्ट एक और बात ये भी है कि जो यूरिया होता है वो टॉक्सिक इन नेचर है। इसको लिख भी देते हैं हम लोग, टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक का मतलब है हार्मफुल है, जहर जैसी इसकी सिचुएशन होती है, बॉडी के अंदर अफेक्ट कर सकता है फ़िशेस को। तो फिर फ़िशेस क्या करती हैं, यूरिया को कम बॉडी के अंदर रिटेन करती हैं, एक और केमिकल्स को इसी फॉर्म में वो सेव करती हैं। उस केमिकल का नाम है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है ये भी एक सोल्यूट है, लेकिन ये लेस टॉक्सिक होता है नेचर। इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो कम होती है। फ़िशेस इजीली इस केमिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर, सोल्यूट को अपनी बॉडी के अंदर रख सकती हैं और एक्सटर्नल अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कंपेयर कर सकती हैं ताकि बॉडी के अंदर पानी क्या रह सके, सेव रह सके। ये था मरीन एनवायरनमेंट। एक और इंफॉर्मेशन देनी थी डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर बोनी फिशेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जी, तो स्टूडेंट्स बोनी फिशेस क्या होती हैं? बोनी फिशेस दरअसल इनके जो एंसेस्टर थे ना, आबाओ अजदाद थे जिससे ये इवॉल्व हुई, वो फ्रेश वाटर एनिमल थे। यानी बोनी फिशेस जो थी उनके जो एंसेस्टर वो होते हैं जिनसे ये इवॉल्व हुई, वो फ्रेश वाटर एनिमल थे। लेकिन जो बोनी फिशेस हैं ये मरीन एनवायरनमेंट में रहने लग गई, फ्रेश वाटर से निकलकर मरीन एनवायरनमेंट में आ गई। मरीन एनवायरनमेंट के अंदर, सीज़ एंड ओशंस के अंदर इसने ख़ुद को ढाला, अल्लाह ताला ने इसको अडॉप्टेशंस दी और ये मरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहने लगी। किस तरह रहने लगी? इसने बहुत ज़्यादा मरीन वाटर को अपनी बॉडी के अंदर गेन किया, जिसमें से एक्सेस साल्ट को रिलीज़ किया और पानी को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करवाया ताकि वो मरीन एनवायरनमेंट के अंदर रह सके। तो ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी बोनी फिशेस के बारे में। हमारा मरीन एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है। जब भी बात स्टूडेंट फ्रेश वाटर की आए तो आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि ये रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्स के अंदर जो पानी होता है उसको हम फ्रेश वाटर कह सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्स हैं, हमारे पास झीलें हैं, उसके अंदर जो पानी है उसको फ्रेश वाटर कह सकते हैं। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास पॉन्ड्स आ जाते हैं, तालाब हैं, उसके अंदर जो पानी है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पानी के अंदर साल्ट्स की मिकदार कम होती है। अब इसके अंदर जो जानदार रहते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स की टाइप है। इसमें फ्रेश वाटर फिशेस आ जाएंगी, वो जानदार जो ताज़ा पानी में रह रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास अमीबा आ जाता है, फिर पैरामीशियम आ जाता है। यानी ये वो जानदार है जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर रहते हैं। अब स्टूडेंट्स चूँकि ये फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे हैं तो यानी हाइपोटोनिक कंडीशन में रह रहे हैं, साल्ट्स इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कम है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से पानी इनकी बॉडी के अंदर मूव होगा तो इनको एक्सेस वाटर का सामना होता है। अब इस एक्सेस वाटर को डील करने के लिए, फेस करने के लिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर अडाप्टेशंस भी रखी हैं। अब अडाप्टेशन अगर हम फ्रेश वाटर फिशेस की बात करें तो इनके अंदर क्या अडाप्टेशन होती है कि ये जो यूरिन रिलीज़ करती हैं, पेशाब जो होता है इनका वो रिलीज़ करती हैं, वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब पतला, यानी उसके अंदर साल्ट की मिकदार कम होगी, पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकले, साल्ट कम निकले। फिर अगर हम बात करें अमीबा की, पैरामीशियम वगैरह की, तो इनकी बॉडीज़ के अंदर स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं।
ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इनको हेल्प करते हैं एक्सेस वाटर को निकालने के लिए। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या है, इस कंसेप्ट को मैंने समझाने के लिए एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे ड्रा की हुई है। एक पैरामीशियम की डायग्राम है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो जूता होता है उसके नीचे वाला जो तलवा आता है, सोल हिस्सा, उसके जैसी इसकी स्ट्रक्चर है पैरामीशियम। इसके अंदर वैक्यूल जो मैंने सामने आपको स्टार टाइप बना रखे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं। ये पैरामीशियम ही है। जब इसकी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर इंटर होता है तो ये इस एक्सेस वाटर को बाहर रिलीज़ करने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से वो सिकुड़ते हैं, तो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। इस तरह ये एक्सेस वाटर को क्या कर सकते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं और इन वाटर बॉडीज़ के अंदर, फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। दैट्स ऑल जी। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, के मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। सबसे पहला इन्वायरमेंट वो था मरीन। मरीन का मतलब ओशन एंड सीज, समंदर का जो पानी होता है, वो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट बना हुआ है उसको हम मरीन इन्वायरमेंट बोलते हैं। उसके अंदर एनिमल्स किस तरह ख़ुद को ढाल रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, वो हमने पढ़ना है। ऑस्मो रेगुलेट किस तरह कर रहे हैं, तो मैंने दो कैटेगरीज पढ़ाई थी, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में मरीन के अंदर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स भी होते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स भी होते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की जो एग्जांपल है वर्टिब्रेट्स में दी एनिमल्स, दी ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स ही कह सकते हैं, विच है बैकबोन, उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। उसमें हैगफिश आ जाती है ऑस्मो कन्फॉर्मर की, मरीन आ जाती है और सम इनवर्टिब्रेट्स हैं। यानी ऑस्मो कन्फॉर्मर वो जो जिनकी इंटरनल बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन आइसोटोनिक रहती है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट ऑस्मो रेगुलेटर्स पढ़ा था, इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती हैं और बोनस फिशेस आ जाती हैं। चूँकि ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, इनको अपनी इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसके लिहाज से इनकी फिर अडाप्टेशन आ जाती हैं। अडाप्टेशन में दो कैटेगरीज आ जाएंगी, वो फिशेस जिनकी बॉडी के अंदर एक्सेस साल्ट होगा, उसको रिलीज़ करने के लिए इनके पास किडनीज़ होंगे, एक्सेस साल्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए गिल्स होते हैं ताकि एक्सेस साल्ट एक्सक्रीट आउट हो सके। थर्ड नंबर पर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम ब्रैक्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, ये भी एक्सेस साल्ट को सेक्रेट आउट करवाते हैं। फिर सेकंड फिशेस जो आ जाती हैं सेकंड कैटेगरीज़ में, उसमें वो फिशेस हैं जिनकी बॉडी के अंदर जो साल्ट है कम होता है, सोल्यूट रिलेटिवली लो होता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इनको चूँकि इनकी बॉडी के अंदर साल्ट कम है, बाहर ज़्यादा है, तो पानी की इनको डेफिशिएंसी होने का ख़तरा है, पानी की कमी होने का ख़तरा है। तो पानी को बचाने के लिए ये इतना साल्ट अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करवाते हैं ताकि अब जो पानी है वो बाहर रिलीज़ आउट ना हो सके। सबसे पहले ये रिटेन यूरिया इन देयर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर ये यूरिया रखते हैं, सोल्यूट यूरिया की फॉर्म में रखते हैं ताकि जो इनका साल्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मैच आउट कर सके, पानी बाहर ना जा सके। अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि यूरिया जो है वो टॉक्सिक फॉर्म में होता है, इनकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, तो ये ज़्यादा मिकदार में यूरिया बॉडी के अंदर रिटेन नहीं कर सकते, बरकरार नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने इनको एक और केमिकल्स दिया, इस सोल्यूट या केमिकल्स भी कह सकते हैं। इस सोल्यूट का नाम है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये यूरिया की अनदर फॉर्म है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। इस फॉर्म में ये सोल्यूट अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं। ये लेस टॉक्सिक होता है, इतने ज़्यादा ये इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती, तो ये रख के अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम फ्रेश वाटर को देख ले, तो फ्रेश वाटर के अंदर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स आ जाते हैं। इसके जो जानदारे की एग्जांपल है, इसमें फ्रेश वाटर फिशेस आ जाती हैं, अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम्स आ जाता है। अब चूँकि ये फ्रेश वाटर में है तो इनको एक्सेस वाटर का सामना होता है, इसके लिहाज से इनकी अडाप्टेशंस हैं। अगर हम फ्रेश वाटर फिशेस की बात करें तो ये अपना यूरिन डाइल्यूट फॉर्म में रिलीज़ करती हैं। डाइल्यूट फॉर्म का मतलब है पतला, जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो, साल्ट्स की मिकदार कम हो, क्योंकि इन्होंने एक्सेस पानी को बाहर निकालना है, तो डाइल्यूट फॉर्म में यूरिन को रिलीज़ करते हैं।
सेकंड बेस पे अगर हम अमीबा या पैरामीशियम स्पेशली बात करें तो इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल्स होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को समझाने के लिए मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई है पैरामीशियम की। इसके अंदर जो आपको स्टार टाइप नज़र आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। जब भी पैरामीशियम की बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर इंटर होता है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे एक्सेस वाटर बाहर की तरफ मूव करता है। इस तरह ये ख़ुद को मेंटेन करते हैं। वस्सलाम।